मॉर्निंग क्लास 12। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो चल रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फाइन। इन दिस चैप्टर देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एज यू नो। मैंने ऑलरेडी जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उसमें आपको प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड एक्सप्लेन करा था थ्योरेटिकली कि कैसे हम प्रोडक्शन मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दीज 2 मेथड्स न्यूमेरिकली। फाइन। तो फर्स्ट वी टेक प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड फाइन। प्रोडक्शन मेथड में हमारा क्या होता है बेटा, हमें प्रोडक्शन मेथड को भी ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसमें हमें जो सबसे पहले एग्रीगेट फाइंड करना होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मीनिंग होता है कि जितनी भी हमारी इकॉनमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड GDP एट MP और वी ऑल्सो कॉल्ड इट वैल्यू एडेड। इसको हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू ऑफ GDP? इसको फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फाइन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन की हेल्प से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ GDP एट MP। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज दैट क्या ज़रूरी है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन की हो? अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसकी क्या वैल्यू है। अगर किसी प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट्स जनरेट करी हैं तो उन 1000 यूनिट्स की क्या वैल्यू है। ये ज़रूरी नहीं कि जितना प्रोड्यूस हो उतना बिक जाए। अगर लेट सपोज हमारा 800 यूनिट बिक गया तो हम खाली 800 यूनिट की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। जो 200 यूनिट बच गई हैं, जो 200 यूनिट स्टॉक में पड़ी हैं वो भी लिखेंगे, क्योंकि बनाने में खर्चा तो उन 200 यूनिट को भी आया था। भाई हमने पूरी 1000 यूनिट बनाई है तो पूरी 1000 यूनिट की वैल्यू लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? जितना भी हमने सामान बेच दिया है सेल, उसके अलावा जो हमारे पास बचा रखा है स्टॉक, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब आता है टर्म सेकेंड इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है बेटा? परचेज। जो भी चीज़, कुछ भी X Y Z कुछ भी प्रोड्यूसर ने परचेज करा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन परचेज कौन सी? जो हर बार करनी पड़ रही है। हर बार प्रोडक्शन के लिए आपको हर बार खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। भाई अगर कोई रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा तो उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो हर बार हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना होगा? रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। बिजली हर बार खर्च होगी। फ्यूल अगर लग रहा है उसमें तो वो हर बार लगेगा। तो जो चीज़ें हम हर बार परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए हर बार हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उस परचेज को वी विल काउंटेड इन द इंटरमीडिएट कंजप्शन। परचेज ऑफ मशीनरी की ट्रांजैक्शन भी कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है।
बट परचेज ऑफ मशीनरी को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन में काउंट नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि मशीन तो प्रोड्यूसर एक बार परचेज करता है, उसका उसे सालों साल यूज़ करता है। तो अगर कोई चीज़ प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग फॉर सेवरल ईयर्स, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट नहीं है। इंटरमीडिएट कंजप्शन में सिर्फ वो परचेज आएंगी जिनको हमें हर बार परचेज करना पड़ रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? अब क्वेश्चन में सेल्स और परचेज को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो सेल और परचेज का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं पहले आपको। क्वेश्चन में गिवन है सेल्स 1000, एक्सपोर्ट 400। तो जब हम फॉर्मूले में सेल की वैल्यू रखेंगे, जिसको टोटल सेल भी कहते हैं, वो रखेंगे सिर्फ 1000 रुपीज़। ये इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है दैट मीन्स ये टोटल सेल है। एक्सपोर्ट भी सेल होता है कंट्री के बाहर, अगर आप माल बेचो तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट सेल है ये भी। बट टोटल सेल इज़ गिवन, यानी इसमें ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है। अगर ये मुझे अलग से यहाँ पर डोमेस्टिक सेल कहता, ठीक, डोमेस्टिक सेल यानी कंट्री के अंदर उसने 1000 का माल बेचा, कंट्री के बाहर 1400 का बेचा, तो हम लिखते हैं टोटल सेल 1400 रुपये। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शन गिवन है तो वो हम टोटल सेल में कंसिडर करेंगे। उसके अलावा कोई भी अगर सेल दे रखी है, चाहे डोमेस्टिक की चाहे कंट्री के बाहर की, उसको हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है? अगर सेल्स डिफाइन कर रखी हैं कि सेल टू ए, सेल टू बी, सेल टू सी, सेल या एक्सपोर्ट्स, तो हम वो सब सेल टोटल कर लेंगे, क्योंकि वो डिफाइन करा हुआ है किस किस को माल बेचा गया है, कितना कितना माल बेचा गया है, तो उसका एडिशन करेंगे, देन वी गेट द टोटल सेल। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी सेल्स, सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है, तो वो टोटल सेल ही है, उसमें आप कुछ भी इंक्लूडेड नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ डोमेस्टिक परचेज, फिर इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक परचेज 800, इंपोर्ट्स 200, तो टोटल परचेज कितनी कंसिडर करेंगे हम? क्योंकि डोमेस्टिक परचेज का मतलब अपनी कंट्री के अंदर से जो रॉ मटेरियल परचेज करा वो 800 का, इंपोर्ट्स कंट्री के बाहर से भी ऑर्डर करा 200 रुपये का, तो टोटल सेल हो गई 1000 रुपये की। ठीक? लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन 1000 रुपीज़ एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 200, imports, domestic purchase of raw material 200, imports 200, तब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन में कितना अमाउंट लेंगे? ये वाला अमाउंट लेंगे सिर्फ, क्योंकि ये ऑलरेडी टोटल सारे खर्चे ऐड करके अमाउंट निकाला गया है। इसमें आपका डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट्स और उसके अलावा और भी जो खर्चे होंगे वो सब इंक्लूडेड हैं। अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट के नाम से कोई भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन होती है, उसके अलावा परचेजेस भी गिवन है, तो उन परचेजेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट में वो सब क्या हो चुकी हैं, ऑलरेडी इंक्लूड करी जा चुकी हैं। ठीक है? अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते और फिर उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह पर नोट करते। ठीक है? अब एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए। GDP@FC को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? और ट्रांजैक्शन भी कहते हैं कि हमारे पास
4000। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक 100। थर्ड सब्सिडीज। सब्सिडीज है हमारे पास 200। देन फोर्थ डेप्रिसिएशन 300। फिफ्थ इंटरमीडिएट कंजप्शन 5500। सिक्स्थ रेंट 500। तो ये पर्टिकुलर्स और ये ट्रांजैक्शन गिवन है। इस ट्रांजैक्शन की हेल्प से हमें जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है। सबसे पहले हम जीडीपी एट एफसी से पहले जीडीपी एट एमपी फाइंड करेंगे। जीडीपी एट एमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स 8000 प्लस चेंज इन स्टॉक 100 माइनस 5500। 8100 माइनस 5500 0062। ये हमारे पास जीडीपी एट एमपी आया है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी है सिंपल। एमपी से एफसी पे तो आना है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो माइनस क्या कर देंगे? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो जीडीपी एट एमपी कितना है हमारा? 2600 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं आईटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वैल्यू रख देंगे 0। सब्सिडीज गिवन है कितनी? 200। तो माइनस माइनस प्लस आंसर हो गया हमारा 2800। जीडीपी एट एफसी हमारा कितना आ गया? 2800 आ गया। क्लियर? थैंक यू क्लास।